गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अपना सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। जो सिस्टम ह्यूमन सिस्टम था उसमें सारे सिस्टम अपन ने पढ़ लिए हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स का 6 मार्क्स का है वो, वैसे मैक्सिमम अच्छे मार्क्स का है। तो उस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपको। सारे सिस्टम अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन किए मैंने। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग वापस पूछ सकते हो। आज अपना थर्ड चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में नोट्स तो बना ही रहे होंगे आप लोग, सभी को नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। और क्वेश्चन आंसर की देखो ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में सारा कुछ आ जाता है। अगर फिर भी आपको लोगों को कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नोटबुक में उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है इसके अंदर, नोट्स के अंदर, तो फिर क्वेश्चन की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। तो आज अपन अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर बेटा मैं आपको बाद में करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, नोट्स भी नहीं है उसके, तो उसके बिना मैं पढ़ाऊँ कैसे। जब भी अवेलेबल होंगे मैं पढ़ा दूँगी। एक बार अपन ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखो चैप्टर का नाम जेनेटिक्स है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी इन ट्रेड्स और करेक्टर्स वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज जेनेटिक्स। देखो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी इन ट्रेड्स, अपन हेरिडिटी मतलब ट्रेड्स या करेक्टर्स जिनको होते करेक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को ट्रेड्स बोला जाता है। तो उनकी स्टडी करते हैं अबाउट हेरिडिटी वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हेरिडिटी, उनकी हेरिडिटी क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने जो करेक्टर्स हैं वो जाते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन जो करेक्टर्स हैं उनकी हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। और वो करेक्टर्स भी अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे लेकिन फिर भी वेरिएशंस आ जाते हैं। देखो बिल्कुल डिट्टो बच्चा माँ बाप पे नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस ज़रूर होती हैं, ठीक है। तो उसकी स्टडी करना ही क्या होता है, जेनेटिक्स होता है, ठीक है। द वर्ड जेनेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन। जेनेटिक्स है वो ग्रीक वर्ड जीन है, उससे डिराइव किया गया। एंड इट इज़ गिवन बाय बैटसन, और ये किसके द्वारा दिया गया, बैटसन के द्वारा दिया गया, ठीक है। फिर अब देखो हेरिडिटी नाम है इसके अंदर, तो हेरिडिटी क्या होती है पहले उसके बारे में जानते हैं अपन। व्हाट इज़ हेरिडिटी। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सम ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उनमें कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक है। दीज ट्रेड्स आर नोन एज हेरिडिटरी ट्रेड्स। और ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये जो करेक्टर्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रेड्स। कौन से करेक्टर्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। एंड दिस ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। इज़ दैट क्लियर। देन दिस टर्म इज़ गिवन बाय स्पेंसर, और ये टर्म वो किसने दी थी, स्पेंसर ने दी थी। साइंटिस्ट वगैरह के नाम ध्यान रखना बेटा। 3 नंबर का चैप्टर है ये, वैसे भी 3 नंबर का है और मार्क्स भी 3 का ही है ये, ठीक है। तो इसमें मोस्टली मतलब या तो जैसे एक क्वेश्चन छोटा पूछ लिया कि ये जो हेरिडिटी टर्म है किसके द्वारा दी गई, स्पेंसर के द्वारा, या फिर 3 नंबर का वैसे बड़ा भी पूछ लेते हैं, तो जिसमें जैसे टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस वो आगे आएगा, वो पूछ लेते हैं। या फिर कोई सा भी आगे लो है, इसमें मेंडलिज्म के लॉज आएंगे, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो छोटे बड़े मीडियम मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का सा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर का तो नहीं आएगा क्योंकि 3 मार्क्स का ये चैप्टर पूरा, तो क्वेश्चन को डिवाइड करके दे सकते हैं, ठीक है। फिर है मेंडलिज्म। अब मेंडलिज्म क्या है। ए साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, एक साइंटिस्ट था ग्रेगर जॉन मेंडल,
नया नाम नहीं है आपके लिए, पहले से भी सुन चुके हो। 8th क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल अननोन नहीं हो। वैसे मैंने इसके तीनों लॉज के नाम भी बताए थे आपको 8th क्लास में, ठीक है। तो देखो, ए साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सप्लेन द लॉज ऑफ जेनेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। जो साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने जेनेटिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन किया था, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। जो गार्डन पी प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उस पे एक्सपेरिमेंट करके उस बेस पे, और इसने क्या किया था, जो जेनेटिक्स के लॉज हैं उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ही प्रेजेंटेड द एक्सक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट इन 1865। उन्होंने अपने एक्सक्लूजन जो थे प्रेजेंट किए थे 1865 में। इट हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सोसाइटी। और इन्होंने क्या दी, जो एनुअल रिपोर्ट है इसकी प्लांट्स के हाइब्रिडाइजेशन की, वो भी दी इन्होंने। सॉरी, आगे है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर गिवन बाय द जॉन मेंडल। और जो पी प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो उन्होंने रिज़ल्ट देखे, उन रिज़ल्ट के बेस पे जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं वो दिए, ठीक है। दीज लॉज आर नोन एज मेंडलिज्म, और इन्हीं लॉज को मेंडलिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। अब मेंडल की जो सक्सेस है उसके पीछे रीज़न क्या था? मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला रीज़न था मेंडल की सक्सेस का कि उसने गार्डन पी प्लांट है उसको एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, मेंडल मेंटेन द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और उन्होंने जो रिज़ल्ट है उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उन्होंने मेंटेन किया। मेंडल स्टडी द हेरिडिटी ऑफ वन करेक्टर ओनली एट ए टाइम। और उन्होंने हेरिडिटी का केवल एक टाइम में एक ही करेक्टर की उन्होंने स्टडी की। ऐसे नहीं कि एक साथ सारे ले लिए तो उसको समझ में नहीं आया, ऐसे एक एक करेक्टर की उन्होंने अलग अलग स्टडी की, ठीक है। देन ये तो हो गया उसके सक्सेस के रीज़न कि मेंडल जो है वो सक्सेस क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद रीज़न फॉर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट। अभी अपन ने पढ़ा था कि मेंडल की सक्सेस का फर्स्ट रीज़न क्या था कि उसने गार्डन पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो उसने गार्डन पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया? सोचने वाली बात है, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसी को क्यों सेलेक्ट किया? तो द रीज़न बिहाइंड दिस, देखो, फर्स्ट है इट इज़ ए एनुअल प्लांट। ये एक एनुअल प्लांट होता है, सो इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मैनी जनरेशन इन ए शॉर्ट टाइम। इसीलिए इसकी कई जनरेशन है वो कम टाइम पीरियड में ऑब्टेन की जा सकती है। सेकंड है गार्डन पी, मतलब पाइसम सटाइवम। ये इसका साइंटिफिक नेम है भाई, याद रखना, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी पूछा गया था। ये गार्डन जो पी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, ठीक है। और इनको लिखने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आप 9th क्लास में बाइनोमियल सिस्टम पढ़ के आए हो। मैंने आपको समझाया बाइनोमियल सिस्टम में, इसमें रूल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम उनको लिखा जाता है, किस तरीके से स्पीसीज़ का नेम लिखा जाता है, किस तरीके से जीनस का लिखा जाता है, कौन सा लेटर इसमें कैप्स में आता है, किसको अंडरलाइन करना होता है। ये सारे रूल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। क्यों समझाए थे? ये भी बताया था कि 10th क्लास में साइंटिफिक नेम आएंगे, उनको लिखना पड़ेगा, तो उनको किस वे में लिखना है उसके लिए ये बाइनोमियल सिस्टम है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो गार्डन पी जो है इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इट इज़ ए बाइसेक्सुअल प्लांट। ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इन दिस प्लांट इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन एंड होमोजाइगस प्लांट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन। ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। देखो, इस प्लांट के अंदर होमोजाइगस प्लांट जो है वो ऑब्टेन करना इजी होता है सेल्फ पॉलिनेशन करवा करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे होमोजाइगस क्या होता है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे सारी टर्म्स आएंगी, सारी एक एक करके समझा दूंगी कौन सी क्या क्या होती है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो आपको समझा दूंगी मैं। वो आपको याद करनी पड़ेंगी। वो जब आपको याद हो जाएंगी तो ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। अगर वो टर्म्स आप याद नहीं करोगे तो चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, देख लेना।
थर्ड पॉइंट है इन गार्डन पी emasculation is easy, so artificial cross pollination is also possible in this plant. अब emasculation क्या होता है? देखो, emasculation भी वही होता है जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं ना, वही emasculation होता है, ठीक है। तो वो इस प्लांट के अंदर पॉसिबल था। एक ये रीज़न था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। देखो, रिमूव ऑफ वन रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर मेल और फीमेल, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से वैसे वही तो करवाना होता है। देखो, इमास्कुलेशन का जो टर्म है इसका क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वन रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर मेल। जैसे इसलिए बताया कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, मीन्स इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से या तो फीमेल के हटा दो उसमें से, या फिर मेल को हटा दो, और फिर इनके अंदर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस होती है इमास्कुलेशन। देखो, 3 रीज़न है अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद फोर्थ है इन गार्डन पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आर फाउंड विच कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं वो इसने बताए हैं, ठीक है, जो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किए थे, इस वजह से इसको सिलेक्ट किया। एक ये रीज़न है। फिफ्थ है मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और ये 7 पेयर करेक्टर्स जो हैं वो इसने सेलेक्ट किए थे। तो ये रीज़न समझ में आ गया कि किस वजह से उन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। अब देखो, प्लांट के करेक्टर्स क्या क्या हैं। हाइट ऑफ द प्लांट की हाइट, तो इसमें डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स। देखो, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे आगे आपके आएगा कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। हाइट ऑफ द प्लांट की हाइट मतलब टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। टॉल मीन्स लंबा, ड्वार्फ मीन्स छोटा। तो प्लांट के डोमिनेंट ट्रेड्स मीन्स जो करेक्टर्स, ट्रेड्स मीन्स करेक्टर्स, जो करेक्टर्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, और जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाते वो होते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। कैसे? देखो, अब F1 जनरेशन क्या आ गई, अब ये क्या बीमारी है, ये नया ही आ गया ना। तो देखो, ये बताती हूँ। F1 जनरेशन जैसे आगे क्रॉस करवाएगा, क्रॉस करा के दिखाएगा, पूरा चैप्टर क्रॉस पे डिपेंड है। देखो, तो उसमें क्या करेगा, तो देखो, जैसे ये डोमिनेंट करेक्टर है, टॉल के लिए उसने कैपिटल टी ये ले लिए, ठीक है, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ये 2 ले लिए। अब इनके अंदर क्या हुआ, मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी सिंगल हो जाएगा, इधर स्मॉल टी। मियोसिस मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है 9th क्लास में, ठीक है। इनमें क्रॉस करवाएंगे तो ये देखो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है ये हाइब्रिड है, जिसको अपने लोकल में आप लोग बाजरे को संकर बाजरा बोलते हो ना, तो वो लंबा होता है ना वो छोटा होता है, बीच का होता है ना, लेकिन वो काउंट होगा लंबे में ही, छोटे में तो उसको काउंट नहीं कर सकते अपन। तो इसी तरीके से तो अब ये जो आया है ना, ये अपनी F1 जनरेशन है, मतलब F1 PD है, ठीक है। तो F1 जनरेशन के, तो इसमें बताया है कि जो F1 जनरेशन में जो करेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है, और जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते वो होते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। अब देखो, रिसेसिव और डोमिनेंट तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट है, ये तो हाइट हो गया। दूसरा, पोजीशन ऑफ द फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। एक्सियल समझते हो, एक्सियल मीन्स जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, एक्सियल जैसे यहाँ हो फ्लावर, और टर्मिनल मतलब साइड में हो, ठीक है। तो वो करेक्टर ले लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ मैच्योर पी, जो शेप है मैच्योर, जो मतलब जो इसकी मटर की जो फली आती है उसकी जो शेप होती है मैच्योर, जो पी हो जाता है इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक तो फूली हुई होगी, देखो, एक तो ऐसे फूली हुई आती है मटर का जो फली आती है, और एक बिल्कुल से सिकड़ी हुई सी, पिचकी हुई सी आती है, ठीक है। तो या तो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो रिसेसिव है। उसके बाद कलर ऑफ इमेच्योर पी मतलब जो कच्चा मटर है उसका कलर डोमिनेंट है ग्रीन कलर, और येलो कलर, येलो है वो रिसेसिव है। कलर ऑफ द फ्लावर का कलर वायलेट है वो डोमिनेंट है, और वाइट है वो रिसेसिव है। फिर सीड, शेप ऑफ द सीड की
शेप जो होती है वो कैसी हो, राउंड हो, बिल्कुल गोल हो, या रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब देखो कई जो ये होती है ना, एक तो बिल्कुल से गोल गोल होते हैं इसके, और कई देखो ऐसे सलवटे सी होती है ना जिसके अंदर, वो वाले, ठीक है। तो वो जाएगा रिसेसिव। 7th और लास्ट है कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर, सीड का जो येलो कलर है सीड का वो तो होगा डोमिनेंट, और ग्रीन कलर होगा वो होगा रिसेसिव। तो ये 7 पेयर करैक्टर्स हैं जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किए थे। इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। ये यो के यो करैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। करैक्टर्स नहीं पूछते तो जैसे कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि इसको इससे क्रॉस करवाया जाए तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इसमें डोमिनेंट है, कौन सा इसमें रिसेसिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्रॉस करवा के बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर rediscovered बाय 3 साइंटिस्ट, ठीक है। अब जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के आर रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं वो दोबारा से 3 जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा दोबारा से रीडिस्कवर किए गए। फर्स्ट है ह्यूगो डीवरीज ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के थे ह्यूगो डीवरीज। दूसरा है कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मन के थे कार्ल कॉरेंस। और थर्ड है एरिच वॉन ट्रेचमार्क, ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के थे। तो नाम याद रखना इन तीनों साइंटिस्ट के जिन्होंने जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं उनको दोबारा से रीडिस्कवर किया था। अब देखो आगे ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो पहले उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में इन लॉज को पढ़ेंगे। तो जैसे जीन क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सब कुछ इस चैप्टर में आगे आएगा। और ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनकी पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद में वो टर्म्स है वो सारी समझ में आपको आ जाएंगी। लेकिन इन टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन ये डेफिनेशंस हैं ये स्टडी करेंगे। थैंक यू।